एपिसोड 27 अगले दिन, चूंकि लैंडन टिम के वापस आने तक मिशन शुरू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आज अपना स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वयस्क दिन के किसी भी समय कक्षाओं में भाग ले सकते थे, क्योंकि उनमें से कुछ सुबह की शिफ्ट में काम करते थे जबकि अन्य दोपहर की शिफ्ट में काम करते थे। लैंडन ने किसी को भी, खासकर खनिकों को, बेमार्ड में रात 9 बजे से ऊपर काम करने से मना किया। लैंडन की राय में लैंप एयर कैंडल का उपयोग करते हुए खनन करना अभी भी बहुत खतरनाक था। दूसरी ओर, बच्चों को केवल सुबह की कक्षाओं में ही भाग लेना पड़ता था। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने शूरवीरों से कहा कि वे सभी ग्रामीणों को मध्य क्षेत्र के शहर के चौराहे पर इकट्ठा करें। यहां तक कि खनिकों और किसानों को भी इसमें शामिल होना था, साथ ही साथ अल्केमिस्ट और मछुआरों को भी। सभी को। उन्होंने भारी भीड़ को देखा और मध्य क्षेत्र में स्थित शहर के चौराहे पर स्थित मंच पर चढ़ गए। बीमार के नागरिकों, पिछले 1.5 महीने में इस शानदार शहर में इतिहास रचा गया है। खेतों में भोजन की कमी हो गई है, लोग स्वस्थ हैं और शहर लगातार बढ़ रहा है। आप में से कुछ लोगों को बीमार में विभिन्न नौकरियों में काम करने से स्थिर वेतन मिला है और अब आप अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकते हैं। आप सभी को गर्व महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, लैंडन ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और अंदर से गर्माहट महसूस की, खासकर वे लोग जो कारखानों और खेतों में काम कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेमार्ड अब अरेडिना का हिस्सा नहीं है। साम्राज्य ने हमें अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनकी नजर में हम अरेडिना के कूड़े के ढेर हैं। साम्राज्य ने हमें छोड़ दिया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या हमें उनकी जरूरत है? नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे और उन्हें हमें फेंकने का पछतावा कराएंगे। जैसे ही उन्होंने सुना, उनका खून खौल उठा। कई सालों से वे अपने पूर्व राजा, लैंडन के पिता, राजा बार्न से भोजन और सहायता की मांग कर रहे थे। लेकिन उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने सालों तक उनकी उपेक्षा की और उन्हें भूखा रहने दिया। साम्राज्य ने बीमार पर यह सोचकर हंसा कि हम हमेशा कमजोर रहेंगे और भूख से मरेंगे। लेकिन क्या हमने उन्हें गलत साबित नहीं किया है? बीमार को आप सभी के लिए धरती पर स्वर्ग बनाना मेरा सपना है। हम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से एक साथ प्रगति करेंगे। हम एक साथ लड़ेंगे और अपने दुश्मनों को रौंद देंगे। मैं वादा करता हूं कि शहर को हर किसी के लिए पवित्र भूमि बना दूंगा। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? क्या आप सभी मेरे साथ हैं? लैंडन ने जोर से पूछा। हाँ, वे जोश से चिल्लाए। अच्छा, भविष्य में मैं आप सभी को और अधिक नौकरियां प्रदान करूंगा, जिससे आप सभी अपनी इच्छानुसार अधिक धन कमा सकेंगे और अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर जीवन जी सकेंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे अपने लोगों को साक्षर बनाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और आपको दुनिया में आगे बढ़ने का अवसर दूंगा। मेरे लोगों को साम्राज्य में किसी के द्वारा नीची नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आप सभी को कल का नेता बनाऊंगा और बेमार सभी के लिए वादा भूमि। यह मेरा आपसे वादा है। वे दंग रह गए। महामहिम उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार थे। उनके दिल लैंडन के प्रति खुशी और कृतज्ञता से भर गए। उनके बच्चे समृद्ध शहरों के लोगों की तरह साक्षर और होशियार बनेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वे लैंडन के साथ साथ बेमार को गंभीरता से सीखेंगे और विकसित करेंगे। वे इतिहास बनते हुए भी देखना चाहते थे। लैंडन ने उन्हें स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में समझाया और सभी को एक सत्र के लिए पंजीकृत कराया। उन्होंने लुसियस और तीनों मेजर जनरलों से चर्मपत्र पर उनके नाम लिखवाए। लुसियस ने सभी बच्चों के नाम लिखे, जबकि तीनों जनरलों ने वयस्कों का पंजीकरण किया। गैरी ने सुबह की कक्षाओं के लिए वयस्कों का पंजीकरण किया, जोश ने दोपहर की कक्षाओं के लिए और मार्क ने देर दोपहर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण किया। पंजीकरण करवाने से लैंडन को पता चल गया कि प्रतिदिन कितने लोग कक्षाओं में भाग लेंगे। बस इसी तरह कक्षा का पहला दिन कल सुबह के लिए तय कर दिया गया। उन्होंने उन्हें दासों और शरणार्थियों के बारे में भी बताया जो महीने के अंत में आएंगे, और 100 स्वैच्छिक पुरुषों और महिलाओं को बुलाया जो उनके लिए घर बनाने में सहायता करेंगे। उन्होंने वेतन पर चर्चा की और काम के दौरान उन्हें भोजन और सुरक्षा मुहैया कराने का भी वादा किया। उन्होंने उनके नाम लिखे और कहा कि वे अगले दिन काम शुरू कर देंगे। और अंत में उन्होंने तोपों के निर्माण और विकास के लिए 350 पुरुषों और महिलाओं को पहले से ही इकट्ठा कर लिया। उन्होंने उनके नाम भी लिखे और उन्हें अगले सप्ताह सोमवार से काम शुरू करने को कहा, क्योंकि टिम शुक्रवार को आएंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अधिकांश महिलाओं को कांच बनाने का काम करने दिया जाए, क्योंकि इसमें खदानों में अयस्कों की खुदाई का कठिन काम नहीं करना पड़ता। यद्यपि महिलाएं ये काम कर सकती थीं, परंतु पुरुषों में अधिक ताकत थी और वे महिलाओं की तुलना में अधिक तेज थे। धरती पर प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण महिलाएं बहुत सी नौकरियां कर सकती हैं। ऐसी मशीनें थीं जो जमीन खोदती थी और लोगों के लिए कच्चा माल ले जाती थी। बस एक व्यक्ति को इन मशीनों को नियंत्रित करना था। लेकिन अब इस प्राचीन और मनमौजी युग में वो महिलाओं को पूरे दिन भारी पत्थर और चट्टानें धोने की अनुमति नहीं दे सकता था। वे बीमार हो जाती और उनके अंग और शरीर क्षतिग्रस्त हो जाते। लैंडन ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वो उन्हें रेत को थैलों में भरने और पुरुषों को उन्हें गाड़ियों में लादने की अनुमति दे सकता था, जो उन्हें कांच बनाने वाली फैक्ट्री तक ले जाती थी। अगर आप चाहें तो महिलाएं कीमियागर या वैज्ञानिक भी बन सकती थीं। वे तोपों को एक विशाल भट्टी में वेल्ड और ढाल भी सकते थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी खदानों में काम करने की अनुमति नहीं देता था। जिन महिलाओं ने हस्ताक्षर किए वे खुश और उत्साहित थीं। इस युग में महिलाएं केवल खाना बनाती थीं, अपने परिवार की देखभाल करती थीं, सिलाई करती थीं, खेती करती थीं, मिट्टी की ईंटें बनाती थीं या अमीर घरों में नौकरानियां बनती थीं। यहां तक कि लोहार के प्रशिक्षु के रूप में काम करने की भी अनुमति नहीं थी।
वे इन नौकरियों से ऊब चुके थे और कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन अब वे ऐसा कर सकते थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलता था। इस युग में एक ही पेशे में भी पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते थे। उदाहरण के लिए एक ही तरह की खेती या अन्य कामों में अगर कोई महिला पुरुष के समान ही काम करती है तो भी उसे उस पुरुष की तुलना में कम वेतन मिलता है। वे आमतौर पर निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। उनमें से कुछ विधवा थी और कुछ के पति बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े थे। वे उन मामलों में कमाने वाले बन गए और उन्हें अपने पति और बच्चों का भरण पोषण करना पड़ा। लेकिन इस युग ने उनके लिए चीजें बहुत कठिन बना दी। पिछले महीने से लैंडन लूसी, उसकी माँ किम, ग्रेस और छोटी मोमो को गणित पढ़ा रहा था। इसी तरह लूसी और किम ने ग्रेस और छोटी मोमो को लिखना, पढ़ना, संख्याएं गिनना और बुनियादी जोड़ घटाना भी सिखाया। लैंडन की राय में ग्रेस बहुत बुद्धिमान थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। समय बीतने के साथ ग्रेस निश्चित रूप से गणित में मास्टर बन जाएगी। भविष्य में वह अपनी माँ को गणित 2 पढ़ाने देगा, जबकि ग्रेस गणित 1 के बारे में सोचती है, लेकिन अभी नहीं। उसे ठीक से सीखना जारी रखना था। लैंडन कीमिया विभाग में गया और वहां से चाक का एक बड़ा ढेर ऊपरी क्षेत्र की कक्षाओं में ले गया। प्रत्येक छात्र को सत्र के आरंभ में 12 स्टैक चाक स्टिक के 2 पैकेट, कुल 24 चाक के टुकड़े तथा 2 स्लेट बोर्ड निःशुल्क दिए जाएंगे। जब उनकी स्कूल सामग्री खो जाती थी या खत्म हो जाती थी तो वे स्कूल स्टोर या मध्य क्षेत्र के स्थानीय स्टोर से अतिरिक्त सामग्री खरीद सकते थे। 28 एपिसोड 30 रात्रि भोजन के बाद लैंडन ने निर्णय लिया कि वह अपने द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान पर पुस्तकें लिखना जारी रखेगा, इंजीनियर के रूप में उसके पिछले जीवन से तथा पुरस्कार प्रणाली से। कुछ समय पहले जब उन्होंने खेती का मिशन पूरा किया था, तब से वे प्रतिदिन इन विषयों पर लिख रहे थे: खेती, बुनियादी रसायन विज्ञान और गणित। वो सिस्टम के टाइम कैप्सूल का उपयोग वास्तविक दुनिया में प्रतिदिन 3 घंटे, तारांकन टाइम कैप्सूल में 15 दिन, एकाग्रता गति गोली के साथ कर रहा था। एक एकाग्रता गति की गोली ने उन्हें वास्तविक दुनिया में 1 घंटे तक ध्यान केंद्रित करने और सुपर तेजी से लिखने की अनुमति दी। गोली लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि 2 घंटे 10 कैप्सूल दिन में उसने 5 किताबें लिख दी है। लैंडन गोली से खुश था। अब तक उन्होंने बुनियादी रसायन विज्ञान की 32 प्रतियां, खेती के परिचय की 25 प्रतियां, बुनियादी गणित की 39 प्रतियां और प्रत्येक छात्र के लिए 3000 समय सारिणी चरणबद्ध लिखे हैं। आज सुबह के शिक्षण सत्र के बाद उन्होंने और अधिक प्रतियां बनाना जारी रखने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था शुक्रवार तक बुनियादी रसायन विज्ञान की 60 प्रतियां, खेती के परिचय की 50 प्रतियां और बुनियादी गणित की 60 प्रतियां। जब सभी प्रतियां तैयार हो गईं, तो वो उन्हें बेमार्ट के स्कूलों और सभी औद्योगिक विभागों को आवंटित कर देंगे। उन्होंने बेमार्ट में कानूनों को लिखना और पुनः समायोजित करना जारी रखने का निर्णय लिया। साथ ही सैनिकों के लिए सैन्य नियमों को भी निर्धारित किया। बेमार्ट एक तरह से शासनविहीन शहर था, क्योंकि साम्राज्य ने इस जगह की परवाह करना बंद कर दिया था। इसलिए पहले जो कुलीन लोग यहाँ रहते थे, वे बस वही करते थे जो वे चाहते थे, और जो वे चाहते थे ले भी लेते थे। वे तो बस बदमाश थे, लैंडन ने सोचा। और इसी तरह लैंडन का सप्ताह तेजी से बीत गया। उन्होंने अपना जीवन लेखन, अध्यापन, खेती में सहायता, मिट्टी के घर बनाने, मछली पकड़ने, प्रशिक्षण देने और निर्माण उद्योग के विभिन्न विभागों के लिए विशाल भट्टियां बनाने में बिताया। कभी कभी वो खदानों और कीमिया प्रयोगशाला का भी दौरा करते थे ताकि देख सके कि वहां क्या चल रहा है। शुक्रवार तक उसने अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए थे। उनके पास मौजूद कुल प्रतियों में से उन्होंने 30 बेसिक रसायन विज्ञान की पुस्तकें, 30 बेसिक गणित की पुस्तकें, 30 खेती बाड़ी से परिचय की पुस्तकें और समय सारिणी की 2000 प्रतियां स्कूल के भंडारण कक्ष में रखी थी। बेमार्ट में प्रत्येक छात्र को 2 चरणबद्ध समय सारिणी मुफ्त में मिलेंगी, लेकिन यदि छात्र उन्हें खो देता है तो उसे केंद्रीय क्षेत्र के स्कूल या जहाजों से एक खरीदना होगा। उनमें से 2 की कीमत 1 तांबे का सिक्का होगी। जहां तक बाकी पुस्तकों का सवाल है, उन्होंने उन्हें बेमार्ट के सभी उद्योगों के सभी पर्यवेक्षकों और ओवरसियरों में वितरित करने का निर्णय लिया। शुक्रवार को टिम एक बड़ी गाड़ी में कुदाले भरकर वापस आया। उन्हें उतारकर उन्हें कामगारों के लिए एक उपकरण भंडारण सुविधा में व्यवस्थित किया गया। अब इस बारे में सोचते हुए लैंडन ने सोचा कि एक लॉकर रूम बनाना एक अच्छा विचार होगा जहां हर कोई अपने औजार रख सके। बेशक इसे बनाना, जब वे काम करना शुरू करेंगे, तो अपार्टमेंट 4 का कर्तव्य होगा। लैंडन ने निर्माण उद्योग को बुनियादी रसायन विज्ञान की 10 प्रतियां, बुनियादी गणित की 10 प्रतियां और 300 समय सारिणी शीट दी। चूंकि सभी पर्यवेक्षक पहले से ही पढ़ना और लिखना जानते थे, साथ ही गणित भी जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कॉपियां देने का फैसला किया। चाहे वे कीमियागर हो या टिम के लोगों का समूह, सभी को पढ़ना आता था। इसलिए प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक प्रति रखनी थी और उसे पढ़ना तथा पूरी तरह समझना था। भविष्य में हालांकि ये पाठ्यक्रम अभी भी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यदि कर्मचारी को कार्यस्थल पर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे समझाना पर्यवेक्षक का कर्तव्य है। पृथ्वी पर पर्यवेक्षकों और ओवरसियरों को पता था कि कैसे, क्या और क्यों करना है। क्यों उन्होंने कुछ प्रक्रियाओं में तापमान कम रखा, क्यों दबाव अधिक था, कुछ चीजों को करने के खतरे क्या थे, इत्यादि। इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत जोखिम भरा क्षेत्र है। कुछ यौगिकों और रसायनों को केवल कुछ दबावों और तापमानों पर ही रखा जा सकता है या उन पर काम किया जा सकता है। उच्च दबाव के कारण टैंक में विस्फोट हो सकता है, जिससे सभी लोग तुरंत मर सकते हैं। आखिरकार 95% रसायन विशिष्ट एंट्रोपी, दबाव और इसी तरह की अन्य स्थितियों में ज्वलनशील होते हैं।
इसलिए लैंडन के अनुसार पर्यवेक्षकों और ओवरसीयरों को कर्मचारियों को समझाने और उनकी सहायता करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने अधीन सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने बुनियादी रसायन विज्ञान की 10 प्रतियां, बुनियादी गणित की 10 प्रतियां और टाइम टेबल की 300 प्रतियां भी केमिस्ट्री उद्योग को दी। साथ ही बुनियादी रसायन विज्ञान की 4 प्रतियां, खेती के परिचय की 8 प्रतियां, बुनियादी गणित की 4 प्रतियां और खाद्य उद्योग की समय सारिणी की 300 प्रतियां। खाद्य उद्योग को रसायन विज्ञान और गणित की पुस्तकें देने का उनका कारण सरल था। बहुत जल्द ही बेमार डिब्बाबंद टमाटर, ट्यूना और कई अन्य चीजों का प्रसंस्करण शुरू कर देगा। साथ ही वे अपने मसालों और खाद्य परिरक्षकों का प्रसंस्करण भी खुद ही करेंगे। ये सब संभव बनाने में रसायन शास्त्र की प्रमुख भूमिका है, गणित की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही रात हुई, लैंडन अपने बिस्तर पर कूद पड़ा और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जस अंततः छोटा राजा गहरी नींद में सो गया। फिर दिन तेजी से बीत गए और बस इसी तरह सोमवार आ गया। वेबनोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें, तेज अपडेट, बेहतर अनुभव देखने के लिए कृपया www.webnovel.com पर क्लिक करें। चलो कुछ कांच बनाते हैं, लैंडन ने सोचा। बारूद एक नाजुक चीज थी। इसे बनाने के लिए शोरा, चारकोल और शुद्ध गंधक की जरूरत होती है। गंधक जितना शुद्ध होगा, बारूद का विस्फोटक प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। अब तक शोरा और कोयला उपलब्ध था, लेकिन शुद्ध सल्फर अपने आप में एक अलग मामला था। पाइराइट चट्टानें, जिन्हें मूर्खों का सोना कहा जाता है, तब बनती हैं जब लौह अयस्क और सल्फर समय के साथ प्राकृतिक रूप से एक साथ मिल जाते हैं। चूंकि लोहा चांदी जैसा होता है और सल्फर पीले रंग का होता है, इसलिए चट्टान 2 रंगों का मिश्रण है और इसे खदानों में आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए इसका नाम मूर्खों का सोना पड़ा। अधिकांश पाइराइट चट्टानों में 53% सल्फर होता है। यदि लैंडन ने इन पाइराइट चट्टानों को चारकोल और साल्टपीटर के साथ मिला दिया होता, तो इससे जो बारूद बनता वो कचरा होता। उसे कम से कम 97% शुद्ध सल्फर की आवश्यकता थी, ताकि वह अत्यंत शक्तिशाली हो सके। इसलिए निष्कर्षण ही एकमात्र तरीका था। लैंडन सल्फर निकालने के लिए मिट्टी के बर्तन विधि का उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो विधि असुरक्षित थी और औद्योगिक उपयोग के लिए व्यवहारिक नहीं थी। आमतौर पर जब सल्फर निकाला जाता है तो H2S नामक एक बहुत ही जहरीली और विषाक्त गैस निकलती है। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि का उपयोग करते समय H2S के निपटान का कोई वास्तविक सुरक्षित तरीका नहीं है, जिससे श्रमिकों को जहरीली गैस को सांस के माध्यम से अंदर लेना पड़ता है। H2S की बड़ी मात्रा आपके स्वास्थ्य को तुरंत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन छोटी मात्रा में भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि लोग इस मिट्टी के बर्तन विधि का उपयोग केवल छोटे बैचों 5 से 6 पत्थर में ही करते हैं। लैंडन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पर विचार नहीं किया गया। वो उन्हें जहरीली गैसों में सांस लेने कैसे दे सकता था? मजदूर न जाने कितने दिनों तक बारूद बनाते रहेंगे। पत्तेदार होने पर यह सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लोहे और कांच का उपयोग करके अपना खुद का उपकरण बनाने का फैसला किया। वो H2S गैस को दूर करने का एक सुरक्षित तरीका बनाना चाहते थे, साथ ही औद्योगिक पैमाने पर बैच 150-300 पत्थर बनाना चाहते थे। अगर वो कुछ बनाने जा रहा था तो उसे औद्योगिक पैमाने पर क्यों नहीं बनाया? जब आप 100 पत्थर फेंक सकते हैं तो वहां 5 या 6 पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? लैंडन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने 100 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजाना सिर्फ कुछ पत्थर फेंकने के लिए काम पर रखा था। वो सल्फर का बड़े पैमाने पर उत्पादन चाहता था, न कि एक छोटा सा नमूना। या तो बड़ा बनो या घर जाओ, उसने सोचा। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि इसे इस तरह से बनाया जाए कि अभी इसे मैन्युअली नियंत्रित करना आसान हो, लेकिन जब बिजली आएगी तो वे तापमान सेंसर, दबाव सेंसर और अन्य उपकरणों को नियंत्रण कक्ष से जोड़ देंगे। भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ओह रुको, मुझे टूथपेस्ट की याद आती है शायद। नहीं, मैं पहले एक औद्योगिक पेंट बनाने का संयंत्र लगाऊंगा। लैंडन ने भविष्य की कल्पनाओं में डूबते हुए सोचा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरनाक ताकतें छाया में इकट्ठा हो रही हैं और अपना कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। एपिसोड 29, रिवरडेल सिटी। तो आप कह रहे हैं कि आपने व्यक्तिगत रूप से टिम मेज को हजारों कुदालों से भरी गाड़ी के साथ जाते देखा था, और उसने आपको यह नहीं बताया कि उसे उनकी आवश्यकता क्यों थी? सिटी लॉर्ड शैनन ने ठंडे और डराने वाले स्वर में पूछा। हाँ, नगर के स्वामी, हमने उसे देखा था, एक युवक ने डरते हुए जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। हम नहीं जानते कि उसे इसकी क्या जरूरत थी, मेरे प्रभु, एक और ने कहा। शैनन लर्प ने मेज पर अपनी उंगलियां पटकी और ध्यानपूर्वक उनकी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया। ड्रम, उसकी उंगलियां बज रही थी। ऐसा नहीं लगता कि वे झूठ बोल रहे हैं, उसने उन्हें आंकते हुए सोचा। चारों बेचारे उसकी बर्फीली निगाहों के नीचे कांप रहे थे। वे उसकी निगाहों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हर कोई जानता था कि उनका शहर का राजा एक अत्याचारी था। जब उसका मन करता था तब वह हत्या कर देता था। उनकी राय में इस पागल को नाराज न करना ही सबसे अच्छा था। बात बस इतनी सी है कि वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि शहर के सरदारों का उनके प्रति रवैया इतना खराब हो गया। उनमें से 3 तो आम वेल्डर थे, जबकि एक और भी एक साधारण व्यापारी था। वे टिम मेयर्स को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? क्या वो अपराधी था? क्या वो साम्राज्य में वांछित था?
क्या उन्होंने गलती से किसी भगोड़े को सामान बेच दिया था? क्या इसीलिए वे यहाँ थे? उन्होंने चिंतित होकर खुद से पूछा। आप सब जा सकते हैं और इस बातचीत को गोपनीय रखें। मुझे आप सबको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अगर यह बातचीत बाहर आ गई तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, है ना? महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगा, एक ने जवाब दिया। मैं भी शपथ लेता हूं मेरे प्रभु, अन्य तीन ने जल्दी से कहा। जाओ, शैनन लर्प चिल्लाया। वे कांप उठे और तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके वहां से चले गए। उनके मन में ये बात घर कर गई कि वे अभी अभी नरक से बाहर आए हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि वे टिम मेयर्स को दोबारा देखेंगे तो वे उनसे यथासंभव दूर रहेंगे। जैसे ही वे चले गए, एक आदमी छाया से निकलकर आया और शैनन लर्प के पास बैठ गया। वो जानता है, आदमी ने कहा। यह व्यक्ति बैरन रोजेस था जो लैंडन के आने से पहले बेमार में रहता था। बैरन रोजेस को राजा बार्न ने बेमार से 4 शहर दूर प्रिस्टन के समृद्ध शहर में भेजा था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वहां उनका रहना बेमार में रहने के समय से कहीं अधिक बुरा होगा। प्रिस्टन एक मध्यम आकार का शहर था जिसमें 15 से अधिक बैरन और एक नगर स्वामी थे, जो सभी कुलीनों के लिए धन को नियंत्रित और वितरित करते थे। बैरन के तौर पर उन्हें राजधानी से जो धन मिला था, उसका कुछ हिस्सा प्रिस्टन के शहर के स्वामी ने काट लिया था। जाहिर है, वो अकेले नहीं थे। प्रिस्टन के नगर स्वामी ने कुलीनों से अनुरोध किया कि वे साम्राज्य द्वारा दिए जाने वाले मासिक वेतन का 10% उन्हें दें। लेकिन बैरन रोजेस को पैसों की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं कर सके। उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन नगर के राजा ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसने सोचा, ये कैसा मूर्ख है। उसने बैरन रोजेस को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख बच्चे को देख रहा हो जो यह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। बैरन रोजेस लगभग मरने तक क्रोधित हो गए थे। दरअसल उन्हें अपने शूरवीरों की देखभाल करने और अपने घर को नियंत्रण में रखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। बेमार में यद्यपि भूमि बंजर थी, फिर भी उन एस्को को बेचकर उन्हें जो धन प्राप्त हुआ, वो प्रिस्टन में मासिक रखरखाव के रूप में मिलने वाले धन से कम 4 गुना अधिक था। सबसे बुरी बात यह थी कि नगर के स्वामी के साथ लड़ाई के बाद से ही सभी ने उसे अलग थलग कर दिया था। कुछ सरदार लगातार उनसे झगड़ा करने की कोशिश करते थे और यहां तक कि धन का कुछ हिस्सा हड़पने की भी कोशिश करते थे। उन्होंने उसके शूरवीरों को खरीदने की कोशिश भी की और वादा किया कि वे उन्हें उससे ज्यादा पैसे देंगे जो उसने देने की पेशकश की थी। एक आदमी और एक बैरन के तौर पर वो इस तरह का अपमान कैसे सह सकता था? इतने वर्षों तक बेमार में रहते हुए वो सचमुच भूल गया था कि कुलीन लोग और सत्ताधारी लोग कितने बुरे और भयानक हो सकते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे, जो पहले बहुत ऊंचे पद पर थे, वे ही थे जो बेमार की नौकरानियों और नागरिकों को धमकाते और मारते थे। अब अन्य कुलीनों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। प्रिस्टन की नाइटवुड अकादमी में उनके बेटों को लगातार परेशान किया जाता था और उनकी पत्नी का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उनके पास नवीनतम फैशनेबल कपड़े नहीं थे। वो एक पुरुष के रूप में वास्तव में बहुत कम महसूस करता था, इसलिए उसे प्रिस्टन में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए शीघ्रता से धन की आवश्यकता थी। एक बार जब उन्होंने बेमार्ट की खदानों के बारे में सोचा तो उन्हें लैंडन की मौत का ख्याल आने लगा। उसके लिए यदि लैंडन के मरने के लिए बेमार्ट के सभी नागरिकों को भी मरना पड़े तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होगी। उसे तो बस पैसा चाहिए था। वह अपने शूरवीरों को, जो 4 शहरों की दूरी पर थे, लंदन और उसके 300 शूरवीरों से लड़ने के लिए नहीं भेज सकता था, क्योंकि साम्राज्य में हर कोई संदिग्ध हो जाता, खास तौर पर राजा बान और प्रिस्टन के उस परेशान करने वाले शहर के स्वामी। इसीलिए उसने शहर के स्वामी शैनन को खदानों और जमीन के बारे में बताया और उससे सौदा किया था। चूंकि बेमार रिवरडेल शहर के बहुत करीब था, इसलिए शहर के स्वामी शैनन ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। उसके लिए यह अपने क्षेत्र का विस्तार करने और साथ ही ज्यादा पैसे कमाने का एक शानदार तरीका था। क्योंकि बैरन रोजेस को यह काम सावधानी से करना था, इसलिए उन्होंने एक पुराने मित्र से मिलने का बहाना बनाकर प्रिस्टन छोड़ने का निर्णय लिया। अगर यह बात फैलती कि वो बेमार जाने में रुचि रखता है, तो लोग सोचने लगते कि क्या बेमार में कोई विशेष खजाना है। इसके बाद वे बेमार पर पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू करेंगे। यदि उन्होंने वास्तव में खदानों की खोज की, तो उन्हें यकीन था कि राजा बार्न निश्चित रूप से उन्हें तुरंत मार देंगे। तारानकन उसका सिर काट दो। जहां तक शैनन लर्प का सवाल है, तो उसका भी राजा को बताने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसे भी खदानों से मिलने वाला पैसा चाहिए था। एक बार यदि राजा बरन को खदानों के बारे में पता चल गया तो राजा बरन के अलावा किसी को भी इससे लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लैंडन के साथ किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न किए बिना उसके साथ गुप्त तरीके से व्यवहार करने का अवसर ढूंढने का निर्णय लिया। अगर वे अचानक लैंडन पर हमला करते तो लोग उनके इरादों को जानना चाहते। इससे निश्चित रूप से राजा का ध्यान उनकी ओर जाता। इसलिए अभी के लिए उन्होंने सुरक्षित खेलने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बारूदी सुरंगों के बारे में पता है या नहीं, हम उसकी हत्या कर देंगे। हत्या ही एकमात्र तरीका है जिससे बिना किसी संदेह के उससे छुटकारा पाया जा सकता है, शैनन लर्प ने कहा। मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें साम्राज्य के शीर्ष 5 हत्यारों में से एक को लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि डम्बो द बुचर इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा, बैरन रोजेस ने कहा। बुरा विकल्प नहीं है, आखिरकार वो इस समय सबसे करीब है। मेरा अनुमान है कि अगर हम अभी पत्र भेजेंगे तो वो 1.5 महीने में यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर तब तक हम क्या करेंगे? बैरन रोजेस ने उत्सुकता से पूछा। हम इंतजार करते हैं, याद रखें,
इस समय राजधानी में कोलाहल मचा हुआ है। अगर हम ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो अन्य राजकुमार निश्चित रूप से हमें खोज लेंगे। इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है। शैनन लर्प ने शराब का प्याला पीते हुए जवाब दिया। बैरन रोजेस को लगा कि शैनन लर्प ने जो कहा वो सही था। शाही परिवार के भीतर सत्ता के लिए लड़ाई साम्राज्य के सभी रईसों के लिए एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य था। कुलीनों के रूप में उनके पास साम्राज्य के किसी भी राजकुमार का पक्ष लेने का विकल्प था। लेकिन अगर वे जिस राजकुमार को चुनते हैं वो सिंहासन की लड़ाई में जीत नहीं पाता है, तो इसका मतलब है कि उनके दिन गिने चुने रह गए हैं, या फिर सत्ताधारी राजा उनसे नफरत करेगा और उनके साथ कचरा जैसा व्यवहार करेगा। अधिकांश कुलीन लोगों के लिए यह एक कठिन निर्णय था। आपको क्या लगता है कि सिंहासन की लड़ाई कौन जीतेगा? बैरन रोजेस ने पूछा। शैनन लर्प अपनी कुर्सी पर झुके और छत की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे गहरी तंद्रा में चले गए हैं। शाही बान परिवार